ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है 1-to-1 में। तो यहाँ पर दिग्गज नेता बीजेपी के मेरे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य और खेल और युवा मंत्री अनिल विज जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बीफ का मसला चारों तरफ से है, लेकिन एक समझने वाली चीज़ है, बीफ के मीट में सिर्फ गाय का यहाँ पर मांस की बात नहीं आती, इसमें ऊँट भी होता है, बैल भी होता है, भैंसे का भी होता है। तो इस पर आपको लगता है कि बीफ एक नाम लेकर राजनीतिकरण हो रहा है? चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लालू हो, नीतीश हो, हर कोई इसी मसले पर लगा हुआ है। देखिए, ऐसा है, जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश है। नहीं, जनता को कोई कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है। लोग जब बीफ की बात करते हैं तो लोगों का मतलब ज़्यादा गाय से ही होता है। तो अब ये लोग क्यों किस प्रकार के अलग अलग मतलब निकालते हैं? टेक्निकल चीज तो समझानी चाहिए सबको। देखिए, जो बीफ है वो अंग्रेजी में शब्द है और बहुत सारे जो हमारे शब्द हैं उसका अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता जी। तो इसलिए उन्हीं को ही वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसलिए ये थोड़ा सा लोगों के मन में भ्रांति पैदा होती है। बिहार चुनाव था तो इन लोगों ने कहा, नीतीश और लालू ने, कि भगवाकरण करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझको ये हैरानगी होती है कि हमारे देश में कांग्रेस को और विपक्षी नेताओं को जी भगवा से इतनी दिक्कत क्यों है? जी। जैसे सांड लाल कपड़े को देख के तड़पने लग जाता है जी, वैसे ही ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले भगवे को देख के तड़पने लग जाते हैं। वजह क्या इनको है? नीले से कोई परहेज नहीं है, हरे से कोई परहेज नहीं है, काले से कोई परहेज नहीं है। इनको भगवा से ही दिक्कत क्यों है? मुझे बहुत हैरानगी है इस बात की। और अगर ये भगवा को रोकना ही चाहते हैं तो हर रोज सूर्य जब उदय होता है वो भगवा कलर लेकर ही आता है। अगर इनमें दम है तो सूर्य को उदय होने से रोक दें, और अगर ये सूर्य को उदय होने से नहीं रोक सकते तो ये भगवा को भी नहीं रोक सकते। आपका एक बयान आया था कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस देश को बांट रही है? कांग्रेस सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी है। कांग्रेस ने कम्युनलिज्म के आधार पर जी देश का बंटवारा करवाया, बिल्कुल जिसमें लगभग 10 लाख जी लोगों की जानें गईं। जी इतना बड़ा नरसंहार बिल्कुल धर्म के आधार पर जी सारे विश्व में नहीं हुआ होगा जी। जितना बड़ा नरसंहार इन्होंने करवाया। इन्होंने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करवाया और 1984 में इन्होंने धर्म के नाम पर उकसाने वाले इनके बड़े नेताओं ने बयान देकर लोगों को भड़काया और सिखों का कत्लेआम करवाया। और न जाने इन्होंने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए अनेकों स्थानों पर लोगों का इन्होंने कत्लेआम करवाया जी। तो ये देश की सबसे बड़ी जो है सांप्रदायिक पार्टी है। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर ये पार्टी रहेगी तो देश को टुकड़े टुकड़े होने का खतरा बना रहेगा। आप पर बाउंस बैक भी किया गया फूलचंद मौलाना की तरफ से। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहती है। फूलचंद मौलाना, हम तो पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान कहाँ बनाना चाहते हैं? हम तो पहले दिन से लड़ रहे हैं कि जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान में चला गया उसको दोबारा हिंदुस्तान में मिलाया जाए। अब फूलचंद मौलाना जी बूढ़े हो गए हैं और अब मैं उनके ऊपर कोई और टिप्पणी करना नहीं चाहता जी। और सुनने में भी ये आ रहा है कि दिवाली के बाद आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है पार्टी की तरफ से, आपको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। देखिए, ऐसा है, मैं ऐसी बातों में कभी यकीन नहीं करता हूं और ना मैं इस प्रकार की कोई महत्वाकांक्षाएं रखकर अपनी पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं लगभग मुझे 40 साल हो गए अपने संगठन में काम करते हुए। मैंने आज तक कभी कोई पद नहीं मांगा और ना हमें जो संस्कार दिए जाते हैं वो उसमें पहले दिन से हमें जो घुट्टी पिलाई जाती है कि आपने जो है डोंट डिजायर बट डिजर्व। इसलिए मैंने कभी भी इस प्रकार की बातों में मैं नहीं पढ़ा, ना मैंने कभी ऐसी इच्छा रखी, ना मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूँ।
आपको लगता है कि खट्टर साहब को संघ से जुड़े होने का फायदा मिला यहाँ पर? मोदी के साथ वो शुरू से जुड़े हुए थे इसलिए मुख्यमंत्री पद मिला, लेकिन आप भी लाइन में थे और दावेदार के मुख्य प्रबल दावेदार थे। ना मैं कभी लाइन में था, ना मैं कभी दावेदारों में था, ना मैंने कभी दावा प्रस्तुत किया, जी ना मैंने किसी छोटे से वर्कर से लेके बड़े नेता तक कभी जी किसी को कहा कि आप मेरे बारे में भी सोचो। जी। मैंने कभी नहीं कहा और मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा। अनबन की बातें भी अभी आई हैं। जिस तरीके से यमुनानगर में रैली थी, आप काफ़ी देर बाद आए, जो पोस्टर भी थे सुषमा स्वराज के स्वागत के लगे हुए थे, उसमें भी आपका नाम नदारद था वहाँ पर और नाम भी नहीं था। देखिए ऐसा है, मेरी किसी से कोई अनबन कभी नहीं थी जी मनोहर लाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं जी जी। और ये तो विपक्ष अपनी एक रणनीति के तहत लोगों में ये भ्रांति फैलाना चाहता है, बिल्कुल। और जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। जी। और योजनाओं की बात की जाए, आपका एक बयान आया था कि योजनाएं खेल मंत्रालय में या जो कुछ भी हो रही हैं, खट्टर साहब उसको लागू तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर हरी झंडी या आपसे पूछा नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है। योजनाएं तो सारी हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं उसी को ही लागू किया जाता है। जी बिल्कुल। और आगे क्या कुछ योजनाएं हैं जो आप खेल विभाग को देने वाले हैं, और खट्टर साहब से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सहयोग मांगते हैं आप? देखिए, खट्टर साहब का पूरा सहयोग मेरे विभाग को मिलता है। उन्होंने कभी मेरे किसी काम को रोका नहीं है जी। और अभी मुझे इन दोनों डिपार्टमेंटों में बहुत काम करना है। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग में विशेष तौर पे अभी मैंने अपने स्वास्थ्य विभाग को ये आदेश जारी किए हैं कि वो एस्टीमेट तैयार करें ताकि हरियाणा के सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जा सके। बिल्कुल। आज आलम यह है कि जो 100 बेड का अस्पताल है वहां पर 250 मरीज एडमिट है, जो 200 बेड का है वहां पर अभी मैं गुड़गांव गया था 427 मरीज उस तारीख को एडमिट थे। बिल्कुल। और पिछली सरकारों ने कभी भी इनको अपग्रेड करने के बारे में सोचा नहीं है। मैं इन वन गो इन सारे अस्पतालों को अपग्रेड करना चाहता हूँ। काफी बड़ा काम है, बिल्कुल, एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन कभी तो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए अगले 20 साल बाद अस्पताल किस प्रकार के क्या जरूरत के हों उसका एस्टीमेट और उसका सारा खाका तैयार किया जा रहा है और उस पर हम काम करेंगे। और जो मरीजों को रेफर करने की ये जो दिक्कत है उस पर भी आपने आवाज उठाई है कि रेफर ना किया जाए, कार्रवाई होगी। ऐसा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे अस्पताल रेफरल हॉस्पिटल बने, लेकिन डॉक्टर को इस बारे में सख्त आदेश देने से पहले मैं अस्पतालों को इक्विप करना चाहता हूँ। बिल्कुल, उनको सारा उनके पास इक्विपमेंट हो, उसके लिए हमने पूछा था, उन्होंने हमें लिस्ट दी कि ये जो सामान हमें चाहिए, लगभग 64 करोड़ रुपए का है। मैंने उसके आदेश जारी कर दिए, परचेज की प्रक्रिया चल रही है। जब दवाइयां पूरी होंगी, डॉक्टर्स पूरे होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ पूरा होगा, इक्विपमेंट पूरा होगा, फिर अगर कोई डॉक्टर रेफर करेगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसको देनी पड़ेगी कि किन कारणों से उसको रेफर किया गया। आदेश मेडिकल कॉलेज का मामला यहाँ पर उठा था, आपको भी पूरा यहाँ पर मामला पता है, जांच पड़ताल चल रही है, क्या कुछ रहा उस मामले में और क्या कुछ पड़ताल चल रही है? देखिए, आदेश मेडिकल कॉलेज के बारे में ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसको अनुमति दी गई थी यहाँ पर स्थापित करने की जी। लेकिन जब ये मामला हमारे पास आया एडमिशन के लिए तो उसमें सीआईडी ने एक चेतावनी दी हुई थी कि इसकी जो इसका मालिक है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो उग्रवादी की है और इसको इजाजत देना प्रदेश के हित में नहीं होगा जी। मैं किसी भी तरह से उस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल, हमने दोबारा लिखा है कि वो फिर वेरीफाई करें और हमने आईबी को भी लिखा है। अगर वहां से क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि हम नहीं जानते हैं कि ऐसा फाइल में क्यों लिखा गया, बिल्कुल हम नहीं जानते हैं कि इसकी जांच कब हुई, किसने करवाई, लेकिन फाइल के ऊपर वो चेतावनी है। जब तक वो चेतावनी है तब तक उसका केस कंसिडर करना बिल्कुल वो प्रदेश के हित में नहीं है। मैं जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सर, एक बड़ा मामला आया था, आप पर जासूसी की जा रही थी और कुछ लोग भी पकड़े गए थे, क्या लगता है कौन होगा इसके पीछे?
देखिए ऐसा है कि जब वो आदमी रोजाना मेरे दफ्तर के बाहर खड़ा रहता था तो मुझको काफ़ी अजीब लगता था। तो एक दिन फिर हमने उसको पकड़ लिया जी उससे पूछा तू कौन है। जी हम नहीं जानते कि किस विभाग का है कौन है। जी तो उसने बताया कि मैं सीआईडी से हूँ। जी तो उसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री जी को की। तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी पूरी जांच करा के और अब वो मेरे वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। तो उस व्यक्ति का कुछ पता चला कौन था वो व्यक्ति? नहीं वो सीआईडी का था, उसने खुद बताया था मैं सीआईडी का हूँ। लेकिन वो किसी के आदेश पर कर रहा था? ऐसा होता है कि कुछ अधिकारी अपने नंबर बनाने के लिए अच्छा अति उत्साहित होकर भी कुछ काम कर लेते हैं। जी तो हो सकता कोई हो, लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय का बयान आया कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमारा भी हुआ ही करता था, जी तो फिर इसका मतलब कि ये परंपरा बहुत पुरानी चल रही थी। बेटी बचाओ अभियान की बात करते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये योजना तो अच्छी लगी और आप काफ़ी सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड एम्बेसडर का मसला था वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा, परिणीति चोपड़ा को बनाया गया, आपको क्यों नहीं अच्छा लगा? देखिए ऐसा है कि ये जो बेटी बचाओ कार्यक्रम है जी ये कई विभाग मिलकर करते हैं और मुख्य रूप से तो मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में एक सेल बनाया हुआ है और वो स्वयं इसका मॉनिटर कर रहे हैं जी इसलिए जो उनको उचित लगता है वो करते हैं। बिल्कुल। और हुड्डा साहब ने 20 सवाल पूछे थे जब आपके कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, योजनाओं का बखान किया, सब चीज़ें बताई जनता को और हर एक हफ्ते में एक योजना यानी कि आपकी लागू होती नजर आई। लेकिन हुड्डा साहब ने 20 सवाल जो पूछे हैं, क्या उनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि सवाल हमेशा वो पूछता है जिसने क्लास पास कर ली हो, जो फेल हो गया हो कभी वो भी पेपर सेट करता है, कभी वो भी क्वेश्चन करता है। तो ये उलझुल समय लोगों का बर्बाद करना चाहते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों ने इनको फेल कर दिया और जो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें ये 3rd क्लास में पास हुए हैं, 3रे नंबर पर आए हैं। तो 3rd क्लास आदमी हमारे से पूछे, हमारे से जिसने ज़्यादा नंबर लिए हों उसको तो प्रश्न पूछने का अधिकार है, जिसने हमारे से कम नंबर लिए हैं उसको पूछने का क्या अधिकार है? वो तो अपना पहले पढ़ लिख के अपनी तैयारी करे, अपना पेपर पास करे पहले, फिर हमारे से बात करें। योजनाओं की बात थी, वो कहते हैं कि बीजेपी ने योजनाएं कॉपी की हमारी। ये अब वो कहेंगे कि जी पहले भी दफ्तर 9 बजे खुलते थे हमारे राज्य में और अब भी 9 बजे खुलते हैं। तो ऐसा कहना में अगर कोई कहे तो इससे उनकी सोच और उनकी समझ पर ही प्रश्नचिन्ह लगता है। बहुत सारी चीजें तो वैसी ही रहती हैं, उसमें ये नहीं कि पहले हफ्ते में 7 दिन होते थे और देखो जी इनके राज्य में भी 7 दिन है, ऐसा अगर कोई कहता है तो ये गलत बात है। जी बिल्कुल। और आशा वर्कर्स की बात की जाए, आपने वो मामला उठाया, 7 महीने की सैलरी देने का वादा किया था, क्या कुछ बना है उस मामले का? मैंने उनको कहा था कि दिवाली से पहले तुम्हारा 7 महीने का एरियर तुम्हें अदा कर दिया जाएगा और हमने अदा कर दिया। बिल्कुल। और खूंटी की जो समस्या है, जो फसलें यहाँ पर जब क्रॉप हो जाती हैं फिर खूंटी जलाई जाती है, उससे प्रदूषण जो है वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक मार कर रहा है। रोकने की कोशिश की गई है लेकिन अभी तक वो चीज़ वैसी बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं और बाकायदा सैटेलाइट से भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जो लोग जला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे अनिल विज, हरियाणा के दिग्गज नेता और खेल, स्वास्थ्य और युवा मंत्री हैं ये, और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पर कहा कि जो 20 सवाल जो पूछे गए हैं वो पहले क्लास पास कर लें जो उनकी फेल हो चुकी है, और तमाम चीज़ों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। नमस्कार।